माय डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, सैडनेस हैप्पी व्यू सोशल वर्क इंस्टीट्यूट आप सबके लिए सेकंड वीडियो लेकर आ गया है। जैसा कि सैडनेस हैप्पी व्यू सोशल वर्क इंस्टीट्यूट ने आप सबसे वादा किया था आप सबको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराने के लिए, तो उसी का सेकंड वीडियो आप सबके लिए लेकर आया हुआ है। सैडनेस हैप्पी विद सोशल वर्क। चलिए अब इस सेकंड वीडियो के आगे 15 क्वेश्चन जो अब बचे हुए हमने कर लिए थे पिछले क्वेश्चंस में, तो अब आगे के 15 क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए करते हैं अपने क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, और हमारे जो भी बियर यूपीएससी एस्पिरेंट हमारी ये सेकंड वीडियो देख रहे हैं, तो एक क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे रखा है। इससे पहले के 15 क्वेश्चन, इससे पहले वाली वीडियो जो हम अपलोड कर चुके हैं उसमें दे रखा है, तो अगर आप चाहें तो उसको पहले देख लें, उसके बाद इसको देखें, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे अपनी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित परिच्छेद, नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। क्या है परिच्छेद? इसे भारत के शासन को बेहतर बनाने वाले अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था और सरकार क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। तो ऑप्शन क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए पहले। ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा और भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। जैसा कि आप सब पहले से ही पॉलिटी में या हिस्ट्री में तो पढ़ ही चुके हैं ये, कि भारत सरकार अधिनियम को कि कह सकते ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ इंडिया में और कब से क्राउन का शासन लागू हुआ। तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसके बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और हमारा क्राउन शासन स्टार्ट हो जाता है। तो 1857 के विद्रोह के बाद 1858 घोषणा पत्र आता है। तो इसका विकल्प पहले बता देता हूँ, ये विकल्प नंबर ए इसका सही होगा, लेकिन इसके लिए हम आपको दिखा देते हैं, आपके तसल्ली के लिए समझा देते हैं। देखिए क्या है इसका आंसर। कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के विद्रोह के पश्चात फलस्वरूप लागू किया गया था। इसे भारत के शासन को बेहतर बनाने वाले अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था और सरकार क्षेत्रों और राजस्व संबंधित शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। पॉइंट 2 कहता है कि इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे क्या कह रहे हैं कि इसके तहत भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया था। भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम परिवर्तित करके भारत का वायसराय कर दिया गया था। जब हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था भारत में 1857 से पहले के विद्रोह से पहले, तो उस समय भारत में हमारा गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था। किंतु 1858 के दिन में जैसे ही घोषणा पत्र हुआ कि भारत का शासन अब क्राउन के हाथ में आ गया, तो उसके बाद क्राउन ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसमें भारत के जो गवर्नर जनरल था उसका पदनाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को विघटित कर भारत में शासन की विद्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। मतलब भारत में जो इस 1858 के जो शासन आया था उसमें क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को विघटित कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है कि 1857 के विद्रोह से पहले हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उन्हीं के द्वारा भारत में उच्च पदों पर नियुक्ति की जाती थी।
जो कि ब्रिटिश के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ईमानदार होते थे। अगर एक पद पर भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत का सचिव ही बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया था, जो एक नियमित निकाय था। इसके द्वारा और इस पर भारत और इंग्लैंड के मुकदमा दायर किया जा सकता था। अर्थात विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही है आपका। ठीक है, पहले ही बोल देते विकल्प नंबर ए आपका सही है। ये रहा विकल्प नंबर ए आपका सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कह रहा है कि भारत के संविधान में उल्लिखित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यह उपबंधित किया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अब क्या क्या उपबंधित किया गया है देखते हैं। कथन नंबर 1 क्या कर रहा है? किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। और पॉइंट 2 कथन 2 कहता है हमारा, सरकारों द्वारा धार्मिक विन्यासों और तीर्थ यात्रियों पर कोई शुल्क या कोई कर आरोपित नहीं किया जा सकता है। कारण नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आता है। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल दो, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी है आपका ना तो 1 ना तो 2। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसके उत्तर की हम बात करते हैं तो समझिए, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों पर लागू नहीं होती है जिनका प्रशासन राज्य द्वारा किया जा रहा हो, परंतु उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो। राज्य के से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति को उनकी सहमति के बिना ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए कथन 1 सही है। अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिव्यक्ति या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह ध्यातव्य केवल कर के आरोपण पर रोक लगाई जाती है, न कि शुल्क पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुल्क आरोपित करने का उद्देश्य किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देना या उसे बनाए रखना नहीं है, बल्कि नहीं है। अर्थात इसके विकल्प की हम बात करें, इसका विकल्प नंबर उत्तर में आता है विकल्प नंबर ए। कौन सा उत्तर सही है? विकल्प नंबर ए इसका सही है। मतलब केवल एक, क्यों कह रहा है कि इसमें 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इन्होंने दूसरा ऑप्शन बताया था कि सरकारों द्वारा धार्मिक विन्यासों और तीर्थ यात्रियों पर कोई शुल्क या कर आरोपित नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुल्क और कर आरोपित किया जाता है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि अनिवासी भारतीय NRI और विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्डधारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 क्या कहता है कि दोनों को किसी भी उद्देश्य से भारत आने के लिए प्रवेश वीजा की आवश्यकता होती है। पॉइंट 2 कहता है, मतलब कथन 2 कह रहा है, कृषि या बागान परिसंपत्ति के अधिग्रहण के संबंधित मामलों के संदर्भ में दोनों की स्थिति समान है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 1 या 2,
दोनों। विकल्प नंबर ना तो 1 ना तो 2। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर कहता है कि अनिवासी भारतीय मतलब नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस अर्थात NRI एक भारतीय नागरिक, उसे वीजा की आवश्यकता नहीं होता है जो साधारणतया भारत से बाहर निवास करता है और उसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, जबकि विदेशी भारतीय नागरिक ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI कार्डधारक वह व्यक्ति होता है जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के तहत OCI कार्डधारक रूप में पंजीकृत किया गया हो। OCI कार्डधारक विभिन्न लाभों के हकदार हैं। अब क्या क्या लाभ OCI कार्डधारक को मिलते हैं, आइए देखते हैं। कहते हैं कि मतलब लाभ नंबर 1 कह रहा है कि इन्हें किसी भी उद्देश्य हेतु भारत आने के लिए आजीवन मल्टीपल एंट्री वीज़ा अर्थात मल्टीपल एंट्री वीज़ा की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए कथन ए सही नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन्हें भारत में किसी भी समयावधि तक निवास करने हेतु विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी अर्थात फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन अर्थात ऑफिसर FRRO अथवा विदेशी पंजीकरण अधिकारी फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अर्थात FRO के पास पंजीकरण से छूट प्राप्त होती है। इन्हें कृषि अथवा बागान परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षणिक क्षेत्र में NRIs के समान ही सुविधा प्राप्त होती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक कार्डधारक भारतीय बच्चों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के मामले में अनिवासी भारतीयों अर्थात NRI के समान माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भारतीय में राष्ट्रीय स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों और संग्रहालयों के भ्रमण हेतु प्रभारित प्रवेश शुल्क से संबंध में इन्हें NRI के समान अधिकार प्राप्त है। अर्थात हम इसके उत्तर को समझ चुके होंगे। अब क्या इसका उत्तर है? इसका उत्तर नंबर है डी, मतलब ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं और दोनों ऑप्शन इसके गलत हैं। इसके विकल्प नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है हमारा कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या करें? भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में, तो समझते हैं क्या कहता है विशेष अधिकारी के संदर्भ में भाषाई अल्पसंख्यक के बाद में। तो कथन नंबर 1 कहता है कि भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। और कथन 2 कहता है कि केवल अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्ति किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? विकल्प नंबर ए मतलब केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी 1 और 2 दोनों, विकल्प नंबर डी ना तो 1 ना तो 2। चलिए आइए अब समझते हैं इसके उत्तर को। इसका उत्तर क्या कह रहा है? कहता है कि 1956 में 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 17 में एक नया अनुच्छेद 350 भी जोड़ दिया गया था। अनुच्छेद के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। प्रावधान नंबर 1 की बात करें तो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी होना चाहिए, उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कथन 1, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षापायों से संबंधित सभी विषयों को अन्वेषण करे। नेक्स्ट पॉइंट, वह राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किए गए विषयों के संबंध में निर्दिष्ट समयांतरालों पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदन संसद के प्रत्येक सदन में के समक्ष प्रस्तुत करेगा और संबंधित राज्यों की सरकारों की भिजवाएगा। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में योग्यता, कार्यकाल
योग्यता, कार्यकाल, वेतन भत्ते, सेवा भत्ते और उसे पद से हटाने प्रक्रिया को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। चलिए इसके उत्तर को हम समझ चुके हैं। इसका उत्तर क्या कहता है? इसका उत्तर है विकल्प नंबर डी, मतलब ना तो 1 ना तो 2, ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि दो के दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग दे रखे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है या है? तो कथन 1 कहता है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, कथन नंबर 2 कहता है कि संघ राज्य क्षेत्र, कथन नंबर 3 कहता है किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अर्जित किए गए जाने वाले क्षेत्र। अब कहें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 से, और ऑप्शन नंबर डी केवल 3। चलिए समझते हैं इसके उत्तर को। इसका उत्तर क्या कहता है? इसका उत्तर कह रहा है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 राज्यों के राज्य क्षेत्र, नंबर 2 संघ राज्य क्षेत्र, नंबर 3 किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भारत का राज्य क्षेत्र भारतीय संघ के अधिक से व्यापक अभिव्यक्ति है, क्योंकि भारतीय संघ में केवल राज्य शामिल है, जबकि भारत का राज्य क्षेत्र के अंतर्गत न केवल राज्य बल्कि संघ राज्य क्षेत्र तथा केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में किसी भी समय अर्जित किए जा सकने वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है, इसलिए कथन केवल 1 सही है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य होते हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के वितरण में हिस्सेदार होते हैं। संघ राज्य क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अर्जित किए क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। इसके अब तो आप समझ चुके होंगे। आइए इसका विकल्प नंबर कहता है ए, विकल्प नंबर ए इसका सही है। विकल्प नंबर ए क्या है हमारा? केवल एक राज्यों के राज्य क्षेत्र। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 21 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक के माध्यम से संसद द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है? अब यहाँ बात आ रही है राज्य के परिवर्तन के नाम, तो किस अधिनियम के द्वारा या विधेयक के द्वारा संसद का नाम परिवर्तित किया जा, संसद में किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है? तो कथन नंबर 1 कहता है या ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि संसद के साधारण बहुमत से पारित विधेयक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि संसद के विशेष बहुमत से पारित विधेयक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधायिका के अनुसमर्थन से पारित विधेयक द्वारा। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि संसद के पूर्ण बहुमत से पारित विधेयक के द्वारा। आइए समझते हैं इसके उत्तर को। बी क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उल्लेखित किसी भी परिवर्तन के प्रयोजन में से लाए गए विधेयकों के लिए निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी करना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि इस प्रकार का कोई भी विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही पुरस्थापित किया जा सकता है। विधेयक के नेक्स्ट पॉइंट कहता है विधेयक के अनुशंसित किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को एक निश्चित अवधि के भीतर उस विचार व्यक्त करने हेतु निर्दिष्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त विचार को मानने हेतु बाध्य नहीं है और यह निश्चित अवधि के भीतर प्राप्त होने के बावजूद इसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। इसके अतिरिक्त संविधान अनुच्छेद 4 के अंतर्गत में यह प्रावधान किया गया है कि नए राज्यों के प्रवेश या गठन अर्थात अनुच्छेद 2 के तहत और नए राज्यों के निर्माण एवं क्षेत्र सीमाओं और मौजूद राज्यों के नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत को अनुच्छेद 368 में के तहत संविधान के संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। अर्थात इस प्रकार की विधियों को एक साधारण बहुमत और साधारण विधियों
प्रक्रियाओं द्वारा पारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ए। ये क्या कहता है कि संसद के साधारण बहुमत से पारित विधेयक द्वारा। क्वेश्चन क्या कर रहा था हमारा? क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक के माध्यम से संसद द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जाता है। तो किसी राज्य के नाम को बदलने के लिए हमें क्या करिए, संसद के साधारण बहुमत से पारित विधेयक को अगर पारित हो जाता है तो किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है आसानी से। ये क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि स्वतंत्रता एवं समानता के मध्य संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 क्या कहता है कि समानता के अभाव में स्वतंत्रता बहुसंख्यकों पर कुछ लोगों के आधिपत्य को स्थापित करेगी। अब कथन नंबर 2 कहता है कि स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत प्रयासों को बाधित करेगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 ना तो 2। चलिए समझते हैं इसके उत्तर को। इसका उत्तर क्या बोल रहा है? इसका उत्तर बोल रहा है कि उद्देशिका में यथा उपनिषद लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है पर आधारित होती है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधित्व संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है जिसके तहत कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों एवं कार्यवाहियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हालांकि उद्देशिका में उल्लिखित लोकतंत्रात्मक शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र स्थायी नहीं रह सकता है। सामाजिक लोकतंत्र से आशय स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व को मान्यता प्रदान करने वाली एक जीवन पद्धति से है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत एक त्रय के रूप में हैं और उन्हें पृथक से नहीं माना जाना चाहिए। वे एक त्रय की रचना इस अर्थ में करते हैं कि इनमें से किसी एक को भी पृथक करने पर लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि स्वतंत्रता और समानता को परस्पर पृथक नहीं किया जा सकता है। साथ ही स्वतंत्रता एवं समानता को बंधुत्व से पृथक नहीं किया जा सकता है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता बहुसंख्यकों पर कुछ लोगों के आधिपत्य को स्थापित करेगी और स्वतंत्रता के बिना ही समानता व्यक्तिगत प्रयासों को बाधित करेगी। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, अर्थात विकल्प सी हमारा सही है। कौन सही है? विकल्प सी, ऑप्शन सी हमारा सही है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेकिन अब कथन देखते हैं। कथन नंबर 1 क्या कहता है कि इसका गठन 1947 में राज्यों के पुनर्गठन के निर्धारण हेतु किया गया था। कथन नंबर 2 कहता है कि इसे फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। कथन नंबर 3 कहता है कि इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 केवल ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी 1, 2 और 3। चलिए समझते हैं इसके उत्तर को। इसका उत्तर क्या कह रहा है? इसका उत्तर बताता है हमें कि अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश
राज्य के गठन से अन्य क्षेत्रों को भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग तीव्र हो गई थी। इस परिस्थिति में भारत सरकार को भाषाई आधार पर राज्यों के गठन संबंधी सभी प्रश्नों का पुनः परीक्षण करने हेतु फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 3 दिसंबर 1953 में हेतु बाध्य किया। इस आयोग के अन्य 2 सदस्य के.एम. पडिक्कर और H.N. कुंजरू थे, अतः कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इसने सितंबर 1955 में अली रिपोर्ट प्रस्तुत की और भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में व्यापक रूप से स्वीकृति प्रदान की, किंतु इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, इसलिए कथन 3 हमारा सही है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इसमें 4 प्रमुख कारकों की पहचान की जिन्हें राज्यों के पुनर्गठन की स्थिति की योजना हेतु उत्तरदायी माना जा सकता है। अब वो 4 योजनाएं क्या क्या की देखते हैं। तो योजना नंबर 1 क्या है कि देश की एकता एवं सुरक्षा का अनुरक्षण और सुदृढ़ीकरण। सेकंड पॉइंट क्या कहता है सुरक्षा के लिए भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता। पॉइंट नंबर 3 वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क। पॉइंट नंबर 4 आर्थिक राज्य के साथ साथ संपूर्ण देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो 4 पॉइंट हमारे हो गए। 4 पॉइंट होने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आयोग ने सुझाव दिया कि मूल संविधान के तहत 4 वर्गों में किए गए राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। तो आप जैसे समझ ही चुके हैं, इसका विकल्प नंबर सी हमारा सही है। विकल्प नंबर सी अर्थात केवल 2 और केवल 3। पहला क्वेश्चन हमारा सही नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि हमारी जो भाषाई राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसमें 1947 के राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्धारण नहीं किया गया था। इसमें फजल अली आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गया था दूसरा, और इसमें क्या किया था कि एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कह रहा है कि रिट अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 कहता है कि संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय को भी रिट अधिकारिता का उपयोग करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। कथन नंबर 2 कहता है कि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है। कथन नंबर 3 कहता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनी रिट अधिकारिता का उपयोग करने से मना किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। तो कहते हैं केवल का ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। चलिए आइए समझते हैं इसके प्रश्न को और उत्तर को, इस प्रश्न के उत्तर को। तो इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए तो क्या वो कह रहा है, क्या बताता है कि संसद अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। चूँकि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, अतः केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं, न कि कोई अन्य न्यायालय। 1955 के पूर्व केवल कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। अनुच्छेद 226 के तहत सभी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु ही रिट जारी कर सकता है।
जबकि उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के रूप में बल्कि अन्य उद्देश्यों हेतु भी रिट जारी कर सकता है। किसी अन्य उद्देश्य के लिए शब्द का अभिप्राय एक समान विधिक अधिकार के प्रवर्तन को संदर्भित करता है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता उच्च न्यायालय की तुलना में कम व्यापक है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसलिए कथन 2 सही है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार स्वयं के मूल अधिकार और इसलिए उच्चतम न्यायालय अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करने से मना नहीं कर सकता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक उपचार विवेकाधीन और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनी रिट अधिकारिता का उपयोग करने से मना किया जा सकता है, इसलिए कथन 3 भी सही है। तो विकल्प नंबर डी क्या है इसका? विकल्प नंबर डी सही है। डी मतलब 1, 2 और 3 सही हैं। तो 3 दे रखे हैं और 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 25। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य का नीति तत्व क्या है? कुछ नीति तत्व 1 कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ावा देना। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध। कथन नंबर 3 कह रहा है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करना। चलिए अब इधर आ जाते हैं। इधर कहता है कि संबंधित विचारधारा किस किस के थे। नंबर 1 कहता है कि गांधीवाद, और बी के सामने 2 के सामने लगा हुआ है उदारवाद, और 3 के सामने लगा है समाजवाद। हम समझते हैं कि ये दे रखे हैं जो ऑप्शन वो सही है या मिसमैच है। तो पहले समझते हैं क्या कर रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है या नहीं। विकल्प नंबर ए केवल कथन 1, विकल्प नंबर बी केवल 1 और 2, विकल्प नंबर सी 2 और 3, विकल्प नंबर डी 1, 2 और 3। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका उत्तर क्या कह रहा है कि संविधान में निर्देशक तत्वों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, हालांकि इनकी विषय वस्तु एवं निर्देशन के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों अर्थात समाजवादी, गांधीवाद और उदार बौद्धिक सिद्धांत में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि समाजवादी सिद्धांत क्या कहता है कि ये सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा को प्रतिबंधित करते हैं। ये एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं जिसका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना और तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु मार्ग प्रशस्त करना है। ये राज्य को निम्नलिखित कार्यों हेतु निर्देशित करते हैं। अब पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि लोक कल्याणकों की अभिव्यक्ति हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा अनुप्रमाणिक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना तथा आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करना अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। और पॉइंट 3 तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि निम्नलिखित में को सुनिश्चित करना, जैसे कि ए, निम्नलिखित को सुनिश्चित करना जैसे कि ए। पॉइंट नंबर ए का विकल्प नंबर ए कहता है कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। बी कहता है कि सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण। सी कहता है कि धन और उत्पादन के प्रावधानों
के संकेंद्रण पर रोके। डी कहता है पुरुष एवं महिला दोनों को समान कार्य करने के लिए समान वेतन। ई कहता है कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था व दुरुपयोग न हो। और एफ कहता है कि बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आदि। समझ चुके हैं। समान न्याय का प्रोत्साहन तथा निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है, अनुच्छेद 39A। नेक्स्ट वर्ड कहता है कि भारत काम प्राप्त करने एवं शिक्षा पाने और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी एवं निश्चितता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 को है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कार्य की न्यायसंगत तथा मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना, अनुच्छेद 42। सभी कर्मचारियों के लिए निर्वाह, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी और सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, अनुच्छेद 43A के अंतर्गत। अनुच्छेद कह रहा हूँ कि लोगों के नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लोगों के पोषणाहार तथा जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक व्यवस्था में सुधार करना, अनुच्छेद 47 कहता है। फिर बात है गांधीवादी विचारधारा। गांधीवादी विचारधारा की बात करते हैं तो गांधीवादी विचारधारा क्या है कि ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पुनर्निर्माण योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों और निर्देशों को तत्वों के रूप में शामिल किया गया है। ये राज्य में निम्नलिखित कथा या कार्य की अपेक्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन करना और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करना, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ग्रामीण भारत में कुटीर उद्योग को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ावा देना, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट पॉइंट सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करना, अनुच्छेद 43B का काम है। क्योंकि अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को अभिवृद्धि तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उनकी सुरक्षा, अनुच्छेद 46। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि के उपयोग अर्थात औषधीय प्रयोजन को छोड़कर का प्रतिषेध, अनुच्छेद 47। गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों पर परीक्षण एवं सुधार तथा बलि का प्रतिषेध, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। अब बात है उदारवादी मौलिक सिद्धांत। उदारवादी मौलिक सिद्धांत की बात करते हैं तो क्या कर रहे हैं कि इस श्रेणी में शामिल सिद्धांत उदारवाद की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये राज्यों को निम्नलिखित कार्यों हेतु निर्देशित करते हैं, जैसे कि
किन किन कार्यों के लिए कर सकते हैं। उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत इस श्रेणी में कहते हैं कि इस श्रेणी में शामिल सिद्धांत उदारवाद की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये राज्य को संपूर्ण देश में निम्नलिखित कार्य हेतु निर्देशित करते हैं। जैसे कि नंबर 1 कह रहा है कि संपूर्ण देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का सुनिश्चित करना, अनुच्छेद 44। और नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभिक शैशवावस्था को देख रेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें शिक्षा प्रदान करना का लिए प्रयास करना, अनुच्छेद 45। कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के संगठन करना, अनुच्छेद 48। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों का संरक्षण, अनुच्छेद 48 एक ही बात होती है। राष्ट्रीय, नेक्स्ट वन कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के पोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, अनुच्छेद 49। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका के पृथक्करण, अनुच्छेद 50। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभिवृद्धि करना और राष्ट्रों के मध्य न्यायालयों और सम्मानपूर्ण व्यक्तियों को बनाए रखना तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि बाध्यताओं के प्राप्त करने, आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता के द्वारा निपटारा को प्रोत्साहित कराना, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। जैसे कि आप सब समझ चुके होंगे इसका उत्तर क्या है। ट्वेंटी 25 का उत्तर नंबर ए, उत्तर नंबर ए सही है, मतलब केवल ए सही है। यहाँ पे अगर राज्य की निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा युग्म, नंबर ए, केवल एक युग्म ही सही है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा कि क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं जिनका गठन राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किया गया है। कथन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि सभी क्षेत्रीय
परिषदों का अध्ययन प्रधानमंत्री होता है। कथन नंबर 3 कह रहा है कि इसके निर्णय राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए समझते हैं इसके उत्तर को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि कथन एक सही नहीं है। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक न कि संवैधानिक निकाय हैं। इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया है। इस अधिनियम के तहत देश को 5 क्षेत्रीय उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। हालांकि पूर्वोत्तर परिषद का निर्माण संसद के एक पृथक अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया था। कथन नंबर 2 सही नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार के गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? देखिए, केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के 2 अन्य मंत्री, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश यदि कोई हो तो उसके प्रशासक। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति क्षेत्रीय परिषदों के सलाहकार अर्थात बैठक में बिना मताधिकार के रूप में क्षेत्रीय परिषदों से जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि योजना आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति या सदस्यता अब समाप्त कर दी गई हो। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य सरकार के मुख्य सचिव और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के विकास के आयुक्त। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष की अवधि के लिए परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। कथन 3 सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये कह रहा है कि ये केवल विचार विमर्श करने वाले तथा परामर्श देने वाले निकाय हैं। जैसे कि आप सब समझ ही चुके हैं कि ये क्या है। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में आप सब बातें समझ चुके हैं। तो इसका नंबर विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? इसका विकल्प नंबर है डी, मतलब ना तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं सही है इसमें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 बता रहा है, कह रहा है कि देखिए कि नीति आयोग की टीम इंडिया बिग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? नीति आयोग की टीम इंडिया बिग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रत्येक राज्य और केंद्र मंत्रालयों के प्रतिनिधि, उच्च कोटि के डोमेन विशेषज्ञ और विद्वान। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नीति आयोग के साथ कार्य करने वाले युवा विद्वान और प्रशिक्षु छात्र। चलिए समझते हैं इसके उत्तर को। इसका उत्तर क्या कह रहा है? नीति आयोग की कई विशिष्ट शाखाएं निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए, अगर शोध शाखा, शोध रिसर्च विंग्स क्या करें, इसका क्या कार्य है देखिए समझते हैं कि यह उच्च कोटि के डोमेन विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट एवं विद्वानों का एक समर्पित थिंक टैंक है जिसके द्वारा संस्थानिक इन हाउस क्षेत्रीय विशेषज्ञता का विकास किया जाता है। पॉइंट 2 कह रहा है परामर्शिता शाखा मतलब कंसल्टेंसी विंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। यह विशेषज्ञता का निधियन के दक्ष पैनलों का एक मंच उपलब्ध कराता है जिसका उपयोग केंद्र एवं राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकती हैं।
यहाँ सार्वजनिक और निजी तथा देशी और विदेशी समस्या समाधानकर्ता उपलब्ध है। नीति आयोग द्वारा संपूर्ण सेवा प्रदान करने के बजाय एक मैच मेकर सेवा प्राप्तकर्ता और सेवा प्रदाता के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला की भूमिका का निर्वहन किया जाता है। यह शोध के मामलों में मार्गदर्शक और मुख्य गुणवत्तापूर्ण जांचकर्ता के कार्य करते हुए प्राथमिकता वाले मामलों में अपने संसाधनों को संकेंद्रित करता है। तो यहाँ पे नीति आयोग की बात हो रही है। नीति आयोग का थर्ड पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, टीम इंडिया शाखा, टीम इंडिया विंग्स क्या कर रहा है कि इसमें प्रत्येक राज्य और मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं तथा यह राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक प्रतिनिधि की बात हो रही है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यह सुनिश्चित करता है कि नीति आयोग में प्रत्येक राज्य या मंत्रालय सतत रूप से भागीदारी करते हुए अपने मुद्दों को प्रस्तुत करें। अपने मुद्दों को प्रस्तुत करें। लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि राज्य मंत्रालयों एवं नीति आयोग के मध्य विकास संबंधी सभी मामलों पर डेडिकेटेड लिएजेंस इंटरफेस के रूप में प्रत्यक्ष संचार चैनल स्थापित करता है। जैसे कि आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा हमारा विकल्प सही रहेगा। नीति आयोग के संदर्भ हमारा विकल्प नंबर बी, मतलब प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि ही क्या होते हैं, नीति आयोग के टीम इंडिया विंग्स के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होते हैं या भाग लेते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, देखिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमारे युग्म बना दिए, एक तरफ है प्रावधान, दूसरी तरफ है हमारा स्रोत। हमें इन युग्मों को इन स्रोतों से मैच करना है। ठीक है, चलते हैं समझते हैं। फर्स्ट हमारा है नागरिक समीक्षा की शक्ति, जिसके आगे रखा है अमेरिका का संविधान। सेकंड हमारा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, जिसके आगे कनाडा का संविधान। थर्ड हमारा है अवशिष्ट शक्तियों का विचार, जिसके आगे है ब्रिटिश संविधान। तो समझते हैं उपयुक्त युग्मों में से ही सम्मिलित हैं केवल एक, ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। चलिए समझते हैं इसके उत्तर को कि क्या इसका उत्तर हो सकता है सही। देखिए कह रहा है विभिन्न देशों में संविधान के लिए गए प्रावधान, क्या ब्रिटिश संविधान। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारी ये राष्ट्रपति या नहीं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन की प्रणाली है। तो इसी के थ्रू राज्यसभा और लोकसभा का चुनाव के लिए सदस्य चुने जाते हैं, वो इसी के माध्यम से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली के द्वारा ही चुने जाते हैं। सेकंड पे आइए, सरकार की संसदीय प्रणाली, विधि के शासन का विचार, अध्यक्ष का पद एवं उनकी भूमिका, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सब हमारे ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। अब आते हैं आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति के निर्देशक तत्व लिए गए हैं हमारे। अब आते हैं फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को ग्रहण किया गया है। आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों का घोषणा पत्र ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, ये अमेरिका के संविधान से ही हो रही बात। न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है हमारा। और है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सरकार का अर्ध संघीय स्वरूप एक सशक्त केंद्रीय सरकार के साथ संघीय प्रणाली। और लास्ट हमारा बात करते पॉइंट की, तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार। तो ये हमारे जो हैं, जो हमारे संविधान बनाने की प्रक्रिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता जो थे, उन्होंने दूसरे देशों के संविधान से पढ़कर समझकर
वहाँ से उसे अपने देश में अपने परिस्थिति के अनुसार उसे ढाल करके उसे ग्रहण किया था। चलिए समझते हैं इसके ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। केवल एक, मतलब न्यायिक समीक्षा की शक्ति ही सही है, जिसमें कह रहे अमेरिका का संविधान। बाकी दो राज्य जो दे रखे हैं राज्य के नीतिगत तत्व, ये अलग दे रखा है, और अवशिष्ट शक्तियों का विचार ये भी गलत दे रखा है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 29 क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय नहीं है। नंबर 1 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नंबर 2 राज्य लोक सेवा आयोग, नंबर 3 केंद्रीय सतर्कता आयोग, नंबर 4 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कहते हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प नंबर 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी केवल 2, 3 और 4। बात हो रही है यहाँ पे संवैधानिक निकाय की, तो समझते हैं संवैधानिक निकाय हमारे कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। जैसे कि हम समझ रहे हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338B को 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग भी संवैधानिक निकाय है। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के समानांतर प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग SPSC का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 और 323 के तहत संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, संरचना, नियुक्ति और पदच्युति, शक्ति एवं प्रकायों तथा SPSC की स्वतंत्रता से सम्मिलित प्रावधान किए गए हैं। आइए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए एक मुख्य संस्था है। इसकी स्थापना केंद्र के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा 1964 में की गई थी। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संस्थानम समिति 1962 से 1964 की अनुशंसाओं के आधार पर इसका गठन किया गया था। इस प्रकार मूलतः CVC न तो संवैधानिक निकाय है न ही सांविधिक निकाय है। इसके अतिरिक्त 2003 में संसद द्वारा पारित विधि के माध्यम से CVC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। आइए ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। नंबर 4 कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक न कि सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक न कि संवैधानिक निकाय है। इसे वर्ष 1993 में संसद द्वारा अधिनियम एक विधि अर्थात मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। इन अधिनियम को 2006 में संशोधित कर दिया गया था। तो उत्तर आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होगा। उत्तर नंबर सी इसका सही है। केवल 3 और 4। तो क्या कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। तो कौन नहीं हमारा 3 और 4 केंद्रीय सतर्कता आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्योंकि उन दोनों का मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग की हम बात करें तो इसमें ये तो संवैधानिक रूप से ही इसमें दर्जा दे दिया गया था, किंतु केंद्रीय सतर्कता आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर बात करते हैं तो इसमें जो संवैधानिक रूप से इनका निकाय किया गया था, बनाया गया था। चलते हैं, बढ़ते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अपना अंतिम क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें? कहा गया है कि भारत के संविधान के तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक व ऐतिहासिक अभिरुचि के स्मारकों
संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है, या ऑप्शन नंबर बी कहता है मूल कर्तव्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि संविधान की उद्देशिका के निहित मूल्यों से संबंधित है, या ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित विषय से संबंधित है। चलिए समझते हैं, हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, इस वीडियो लेक्चर का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। समझते हैं क्या कह रहा है ये। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी केंद्र सरकार से भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए एक मुख्य संस्था है। सॉरी, हम तो वही पढ़ने लगे फिर से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का क्या बात हो रही है। अनुच्छेद 49 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक व ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करे। यह राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यह उदारवादी नीति निर्देशक तत्वों के श्रेणी में आता है। मतलब हमारा आर्टिकल 39, आर्टिकल 49 जो है हमारा, वो ये घोषणा करता है कि हमारा जो संवैधानिक या सांविधिक जो तहत तो राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक व ऐतिहासिक अभिरुचि वाले जो स्मारक हैं उनकी सुरक्षा करे, संरक्षण करे, उनका बचाव करे और उन्हें समय समय पर अपडेट करता रहे। तो इसके लिए उत्तर हमारा जो सही रहेगा वो कौन सा रहेगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। चलिए, जैसा कि आप सबने देखा कि सैडनेस हैप्पी विद सोशल वर्क इंस्टीट्यूट ने अपने कहे वादे अनुसार अपना दूसरा लेक्चर भी प्रोवाइड कराया है 15 क्वेश्चन का। इसको मिलाकर टोटल 30 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। हम अपने व्यूवर से ये कहना चाहेंगे कि जिन व्यूवर भी हमारी सेकंड वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता दें कि ये 16 क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है और इससे पहले की वीडियो जा चुकी है। अगर आप चाहें तो उसे देखिए पहले, उसके बाद ऐसे देखिए, नहीं तो आप इसको देख करके भी उसको देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा कि सैडनेस हैप्पी विद सोशल वर्क इंस्टीट्यूट ऑफ संस्थान ने आपसे वादा किया था कि आपको विजन IAS इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ करवाएगा। इसमें से पॉलिटी टेस्ट सीरीज़ आपको लेकर आया था और जो आपको करवा रहा है, जिसके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरीके से। अभी इसमें 200 टोटल इसमें 200 क्वेश्चन हैं, इसमें 30 क्वेश्चन ही कंप्लीट हुए हैं। आपको पर डे या अल्टरनेट के रूप में आपको वीडियो मिल जाया करेगी हमारी, इससे आपको अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड जो आप मंगवाना चाहते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट संस्थान से, तो उसके सारे क्वेश्चन हल आपको यहीं हल हो जाएंगे। अब सैडनेस हैप्पी विद सोशल वर्क इंस्टीट्यूट आपसे रिक्वेस्ट करता है कि जिस हमारे व्यूवर से या देखने वाले वॉचर से कि हमारा प्रोवाइड कराया गया कंटेंट कि आप लोगों को लाभ पहुंचा रहा है, यदि सही है तो आप लोग हमें कमेंट करके माध्यम से बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे बेल आइकन को दबाएं ताकि, और सबको अधिक शेयर भी करें ताकि जितने अधिक व्यू बढ़ेंगे, जितने अधिक सब्सक्राइब बढ़ेंगे, जितने अधिक कमेंट के माध्यम से पता चलेगा कि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट UPSC एस्पिरेंट को समझ में आ रहा है और उन्हें अंडरस्टैंडिंग में है, या हमसे कोई मिस्टेक हो रही है, कुछ भूल हो रही है, या हम सही से आपको पढ़ाने में अंडरस्टैंडिंग समझाने में नहीं कर पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं सही से, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं।